हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। तो इस वीडियो के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराए गए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे आपको सारे क्वेश्चन ईजिली लर्न हो जाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है अर्थव्यवस्था की परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। अर्थव्यवस्था का अर्थ तथा महत्व। अर्थव्यवस्था का अर्थ निम्न परिभाषा से स्पष्ट होता है। पहला है, निकिल तथा डार्सी के अनुसार परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का गृह के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना ही गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। गृह अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है कि परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का गृह के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना ही गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था का महत्व परिवार की कुशल संचालन, जीवन स्तर तथा सुख समृद्धि बहुत कुछ परिवार की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। यह गृहिणी का उत्तरदायित्व होता है कि वह अर्थव्यवस्था को बुद्धिमत्ता से संतुलित करे। यदि उसकी आय और व्यय का संतुलन ठीक रहता है, तभी परिवार की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि होती है। अन्यथा आय से व्यय अधिक होने से परिवार ऋण के बोझ से लद जाएगा। प्रायः परिवार में अर्थव्यवस्था की पूर्ति के लिए पूरी सी आय के रूप में धन अर्जित करने के लिए प्रयत्न करता है। गृहिणी उसकी व्यवस्था करती है, अतः उसे हमेशा याद रखना चाहिए, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सैर। वास्तव में कुशल अर्थव्यवस्था ही परिवार के उद्देश्य तथा सुख शांति की पूर्ति कर सकती है। इस दृष्टि से गृह व्यवस्था में कुशल अर्थव्यवस्था का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके निम्न कारक हैं। पहला है, अर्थव्यवस्था एक प्रक्रिया। परिवार की अर्थव्यवस्था एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अनेक प्रकार से आय का नियोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन किया जाता है। अर्थात अर्थव्यवस्था इस प्रकार का आधार प्रदान करती है जिससे गृहिणी को इस बात का अनुभव होता रहता है कि परिवार की आय क्या है, उसे किस प्रकार तथा किन किन आवश्यकताओं को प्रमुखता देते हुए व्यय करना चाहिए। वैसे यह कार्य बड़ा सरल जान पड़ता है, परंतु इसको व्यवहार में लाने में बड़ी कुशलता व बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। थोड़ी भी असावधानी से परिवार की पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाने का भय रहता है। अतः गृहिणी तथा सभी सदस्यों को इस ओर पूर्ण सतर्क रहना चाहिए। सेकंड है, कर्ता की भूमिका। परिवार में मुख्य रूप से आय के रूप में धन कमाने का उत्तरदायित्व परिवार के कर्ता के ऊपर ही होता है। वह परिवार के हित में इस कार्य को व्यय करके परिवार के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तीसरा, व्यय की योजना। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एस्थर ई प्रीवी के अनुसार गृह व्यवस्था का मूल आधार आय का उपयोग करने की सरल एवं संतोषजनक योजना है। व्यक्ति की आय प्रायः एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है, परंतु परिस्थितिवश व्यय की आवश्यकता अधिक भी हो सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि या तो आय को बढ़ाया जाए अथवा आय के अनुसार योजना अनुसार व्यय को सीमित किया जाए। इसी आधार पर योजना अनुसार व्यय करके आय व्यय में संतुलन बनाया जा सकता है, अन्यथा परिवार को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। चौथा, रहन सहन का स्तर। गृह अर्थव्यवस्था पर परिवार के रहन सहन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। साधारण रूप से परिवार के मुख्य 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर व निम्न स्तर। निम्न स्तर वाले परिवार की अपेक्षा मध्यम परिवार में धन का व्यय अधिक होता है, जबकि उच्च स्तर के परिवारों में शान शौकत व विलासिता पर अधिक धन व्यय होता है। कभी कभी इस व्यय को अपव्यय भी कहा जाता है, परंतु उच्च स्तर वाले परिवार की दृष्टि में तो यह एक आवश्यकता ही है। परिणाम स्वरूप उन्हें अधिक धन की आवश्यकता होती है। पांचवा, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। आज का युग वैज्ञानिक औद्योगिक प्रगति का युग है, जिसके फलस्वरूप समाज में अनेक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं। परिवार भी इससे प्रभावित हो रहा है। विज्ञान ने जो नए नए आविष्कार करके विभिन्न साधन उपलब्ध करा दिए हैं, परिवार का उनकी ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है। धनी वर्ग के लिए तो इन साधनों पर धन
व्यय कर देना कोई कठिन बात नहीं है, परंतु मध्यम स्तरीय परिवार भी इन साधनों पर धन व्यय करने का यथासंभव प्रयत्न करते हैं तथा इसे पूरा करने के लिए अधिक आय की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। छठा, परिवार के सदस्यों की संख्या। जिस परिवार में जितनी अधिक सदस्य संख्या होगी उसे उतनी ही अधिक धन की आवश्यकता का अनुभव होगा। सदस्य संख्या और आय की वृद्धि में अर्थशास्त्री माल्थस के नियम के अनुसार सदस्य संख्या गुणात्मक क्रम से तथा आय वृद्धि धनात्मक क्रम से होती है। अर्थात सदस्य संख्या 2 × 2 = 4 एंड 4 × 4 = 16 तथा आय वृद्धि 2, 3, 4 इस क्रम से बढ़ती है। अतः यह बात निश्चित है कि आय वृद्धि इतनी सरलता से सदस्य संख्या के अनुपात की बराबरी नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में परिवार की सदस्य संख्या सीमित होनी चाहिए अथवा आय वृद्धि का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा परिवार की आवश्यकताएं पूर्ति में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हाँ, कहीं से आकस्मिक धन या लॉटरी आदि से धन प्राप्त हो जाए तो वह अलग बात है, परंतु ऐसे सभी परिवारों को यह लाभ मिलते रहे यह असंभव है। सातवां, अधिकतम उपयोग तथा उपभोग। परिवार की अर्थव्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर है कि मितव्ययता के आधार पर न्यूनतम व्यय से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाए। गृहिणी को जो भी मानवीय व अमानवीय साधन उपलब्ध हों उनका अधिकाधिक उपयोग करके परिवार की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार एक सफल गृह व्यवस्था के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था का अत्यंत महत्व है, जिसके द्वारा आज की जटिल परिस्थितियों में परिवार की सुख शांति को बनाया रखा जा सके। सफल अर्थ गृह व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो पहला है, सफल गृह अर्थव्यवस्था की विशेषता है कि उसमें अर्थव्यवस्था में मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे वैसे तो व्यक्ति एक परिवार की आवश्यकताएं अनगिनत होती हैं तथा निरंतर बढ़ती ही रहती हैं, परंतु कुछ आवश्यकताओं को उनके जीवन के लिए महत्व को ध्यान में रखते हुए मूलभूत अथवा मौलिक आवश्यकताएं स्वीकार किया जाता है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान को इसी वर्ग की आवश्यकता माना जाता है। ऐसी आवश्यकताएं हैं जिन पर व्यक्ति एवं परिवार का जीवन निर्भर करता है। सफल अर्थव्यवस्था के लिए परिवार कि इन मूलभूत आवश्यकताओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है तथा इनकी पूर्ति को प्राथमिकता भी दी जाती है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की अवहेलना की जाती है तो उस अर्थव्यवस्था को सफल अर्थव्यवस्था नहीं कहा जा सकता। निम्न एवं मध्यम आय वर्ग वाले परिवार की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इस विशेषता का सर्वाधिक महत्व होता है। दूसरा है, आवश्यकताओं को समन्वित पूर्ति। निसंदेह प्रत्येक परिवार की अनंत आवश्यकताएं होती हैं तथा समान रूप से अर्थव्यवस्था के निर्धारण में अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं। उत्तम एवं सफल अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रति समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। इस प्रकार के दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी एक आवश्यकता की पूर्ति पर सामान्य से अधिक बल नहीं दिया जाता है। सफल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं को समन्वित ढंग से पूरा करने का प्रयास किया जाता है। थर्ड है, पारिवारिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता निर्धारित करना। सफल गृह अर्थव्यवस्था में परिवार की आवश्यकताओं की प्राथमिकता को सूझबूझ के द्वारा निर्धारित कर लिया जाता है। इस प्रकार से निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर क्रमिक रूप से विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथासंभव प्रयास किए जाते हैं। इसके विपरीत यदि आवश्यकताओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखे बिना अनियमित रूप से व्यय किया जाता है तो उस अर्थव्यवस्था को सफल अर्थव्यवस्था नहीं माना जा सकता। चौथा, व्यय करते समय आय को ध्यान में रखना। यह सत्य है कि गृह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अनेक प्रकार के व्यय का प्रावधान रखा जाता है, परंतु सफल अर्थव्यवस्था उसी अर्थव्यवस्था को माना जाएगा जिसमें प्रत्येक व्यय को अनुमति देते समय परिवार की आय को ध्यान में रखा जाए। आय को ध्यान में रखे बिना व्यय की अनुमति देने वाली अर्थव्यवस्था सदैव असफल अर्थव्यवस्था मानी जाती है तथा इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का पालन करने वाले परिवार प्रायः आर्थिक संकट का शिकार हो जाया करते हैं। पांचवां, अर्थव्यवस्था में बचत का प्रावधान। पारिवारिक जीवन तथा भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसी गृह अर्थव्यवस्था को सफल अर्थव्यवस्था माना जाएगा जिस अर्थव्यवस्था में नियमित बचत का प्रावधान होता है। इसके विपरीत जिस गृह अर्थव्यवस्था में बचत का प्रावधान नहीं होता है उस अर्थव्यवस्था को असफल गृह अर्थव्यवस्था माना जाता है तथा इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कभी न कभी परिवार को आर्थिक संकट में डाल सकती है। छठा है,
पारिवारिक संतोष के प्रति सजगता। सफल गृह अर्थव्यवस्था की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उसकी पारिवारिक संतोष के प्रति सजगता। सफल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इस बात का प्रयास किया जाता है कि परिवार के सभी सदस्य अधिक से अधिक संतोष प्राप्त कर सके। परिवार के सदस्य के असंतुष्ट होने की स्थिति में अधिक से अधिक वैसाध्य गृह अर्थव्यवस्था भी असफल गृह अर्थव्यवस्था ही कहलाएगी। गृह अर्थव्यवस्था के सिद्धांत। आदिकाल में मानव जीवन बड़ा सरल था। उनकी आवश्यकताएं तथा साधन दोनों सीमित थे, परंतु आज के जटिल जीवन में आवश्यकताओं की निरंतर वृद्धि हो रही है। उन्हें हल करने के लिए विभिन्न साधनों का भी आविष्कार किया गया है। इनका परिणाम यह हुआ है, जहां पहले कम आय में भी परिवार संतुष्ट रहता था, वहीं आजकल अधिक आय में भी पूर्ण संतुष्टता का अभाव पाया जाता है। ऐसे परिवारों को उंगली पर गिना जा सकता है जो अपनी सभी आवश्यकताएं पूर्ण कर पाते हैं। परंतु एक कुशल गृहिणी यदि अपनी अर्थव्यवस्था की कुशलता तथा परिवार की संतुष्टि के लिए आय का उपयोग करते समय कुछ मुख्य सिद्धांतों का पालन करे तो वह अपनी समस्या का समाधान भली प्रकार कर सकती है। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, लक्ष्य। प्रत्येक परिवार की समान लक्ष्यों के साथ कुछ मुख्य लक्ष्य भी होते हैं, जैसे विवाह है, शिक्षा तथा मकान बनवाना आदि। अतः आय का उपयोग करते समय गृहिणी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिवार के उद्देश्य क्या हैं, इनकी पूर्ति के लिए किन किन आवश्यक मदों पर कितना कितना धन व्यय किया जाए। सेकंड है आय का विश्लेषण। परिवार की आय से परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न भौतिक साधनों को खरीदने की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति करके संतुष्टि प्राप्त होती है। अतः इस बात का विश्लेषण कर लेना चाहिए कि आय को किस प्रकार के साधनों पर व्यय किया जाए। थर्ड, अल्प तथा दीर्घकालीन योजनाएं। अर्थव्यवस्था की कुशल परिवार के उचित नियोजन पर निर्भर होती है। ये योजनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक अल्पकालीन होती हैं, एक दीर्घकालीन होती हैं। पहला, अल्पकालीन योजनाएं। अल्पकालीन योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से परिवार की प्रारंभिक आवश्यकताएं आती हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, शिक्षा, बिजली, ईंधन आदि। दीर्घकालीन योजना में मकान बनवाना, उच्च शिक्षा, विवाह, व्यवसाय या उद्योग स्थापित करना आदि सम्मिलित है। प्रारंभिक आवश्यकताओं में तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होते हुए दीर्घकालीन योजना का महत्व कम नहीं होता। अतः पति पत्नी दोनों का गृह आयोजन करते समय परस्पर विचार विमर्श कर लेना लाभकारी होता है, जिससे यदि आवश्यक हो तो अल्पकालीन योजनाओं में थोड़ी थोड़ी कटौती करके दीर्घकालीन योजनाओं को भी चलाया जा सके, जो सदस्यों के भावी जीवन के लिए लाभकारी होगा। चौथा, भविष्य का ध्यान। पारिवारिक आय व्यय की योजना के साथ भविष्य की योजना का प्रावधान करना भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आप अपने आय व्यय में बचत करके इस प्रकार कुछ धन संचय करें जो आपके भविष्य तथा वृद्धावस्था में काम आ सके। जो व्यक्ति अपने भविष्य की ऐसी योजना नहीं बनाते हैं, आय व्यय को समान रूप से अथवा आय में व्यय अधिक करते हैं, उन्हें अपनी वृद्धावस्था में बड़ी तंगी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पांचवा, छोटी योजना की प्राथमिकता। परिवार में छोटी छोटी योजनाएं अधिक होती हैं, जिनकी पूर्ति करना अत्यंत आवश्यक है। इनके अपूर्ण रह जाने पर सदस्यों में बड़ा असंतोष व तनाव बढ़ता है। अतः दीर्घकालीन योजनाओं के साथ साथ इन्हें पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षा व विवाह की योजना के साथ साथ प्रतिदिन की साग सब्जी, दूध आदि की योजना कम महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, उनका कम या अधिक होना आपकी आय पर निर्भर करता है। छठा, सभी सदस्यों की संतुष्टि। परिवार का मुख्य उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना होता है। अतः आय व्यय का संतुलन इस प्रकार होना चाहिए कि सीमित आय में परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएं। ऐसा ना हो कि किसी को सभी आवश्यकताएं पूर्ति कर दी जाएं व किसी की पूर्ण उपेक्षा कर दी जाए। जैसे परिवार के एक बच्चे की शिक्षा, खाने, पहनने, मनोरंजन का पूरा खर्च करना तथा दूसरे बच्चे की अधिकांश बातों पर संतोष देकर बहलाते रहना कदापि उचित न होगा। ऐसा करने से एक समय ऐसा आ सकता है कि जिससे सदस्यों में परस्पर कटुता व वैमनस्यता उत्पन्न हो जाए। अतः आय को व्यय करते समय सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व दिया जाना चाहिए। परिवार के हित के लिए यह आवश्यक है। नेक्स्ट, आवश्यकता क्या है? साधारण रूप से हम आवश्यकता को ही इच्छा कहते हैं, परंतु वास्तव में आवश्यकता इच्छा नहीं है। किसी वस्तु को की पाने की कामना या इच्छा है। इच्छा पर नियंत्रण संभव नहीं है, वह असीमित होती है। इच्छा सदैव सही भी नहीं होती है, कभी कभी नैतिक दृष्टि से भी अनुचित होती है। कोई इच्छा ऐसी भी हो सकती है जो इच्छा नहीं होनी चाहिए।
आवश्यकता मानव की शारीरिक अथवा मानसिक कमी की अनुभूति है। प्रोफेसर T.H. पेंसन के शब्दों में आवश्यकता विशिष्ट वस्तुओं की वह प्रभावशाली इच्छा है जो उनको प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास या त्याग में अभिव्यक्ति होती है। आवश्यकता के तत्व। पहला तत्व है आवश्यकता का वस्तु की इच्छा। आवश्यकता की अनुभूति का जन्म इच्छा के रूप में उत्पन्न होता है। भोजन करने की इच्छा तो पहले ही होती है और आवश्यकता पीछे होती है। यदि भोजन की इच्छा नहीं तो मत खाओ, अतः इच्छा आवश्यकता से पहले होती है। धन व्यय करने की तत्परता। धन को व्यय करने के लिए योग्यता ही प्राप्त नहीं है, बल्कि व्यय करने की तत्परता भी आवश्यक है। मान लो हमारे पास बचा हुआ धन है, परंतु उस धन को व्यय करना नहीं चाहते, तो हमारे पास व्यय करने की तत्परता नहीं है। इच्छा पूर्ति की योग्यता। रोटी, कपड़ा व मकान मानव की प्राथमिक आवश्यकता है, परंतु इनको उपलब्ध कराने में योग्यता अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जैसे धनी व्यक्ति फलों का रस पीकर स्वास्थ्य लाभ करते हैं, जबकि आम आदमी के पास इतना भी धन नहीं होता कि वो भरपेट भोजन कर सकें। आवश्यकताओं की विशेषता या लक्षण। प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवार की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु उनकी कुछ विशेषता ऐसी है जो सभी व्यक्ति की आवश्यकता में पाई जाती है। वह विशेषता इस प्रकार की हैं। आवश्यकताएं जो हैं वो अनंत होती हैं। आवश्यकताएं पूरक होती हैं। पूरक मतलब कुछ आवश्यकताओं में परस्पर पूरकता का गुण भी पाया जाता है, जैसे कार के साथ पेट्रोल, चाय के साथ चीनी व चाय की पत्ती व दूध, बढ़िया वस्त्रों के साथ स्टील की अलमारी की आवश्यकता का अनुभव होना स्वाभाविक है। ये आवश्यकताएं के पूरक होती हैं। थर्ड है आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति भी होती है। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें बार बार पूरा करने की आवश्यकता होती है, जैसे एक बार भोजन करने व पानी पीने व वस्त्र सिलवाने के बाद पुनः उसकी पूर्ति करना। चौथा, आवश्यकताएं वैकल्पिक होती हैं। विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकताओं में समानता होती है, परंतु उनकी पूर्ति का विकल्प समान न होकर विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे भोजन की आवश्यकता एक समान है, परंतु भूख लगने पर कोई रोटी खाता है, कोई कचौड़ी, कोई लिखने के लिए पेंसिल, बॉल पेन, पेन पहनने के लिए सूती या रेशमी साड़ी का उपयोग करता है। पांचवा, आवश्यकताएं आदत पूरक होती हैं। कुछ आदतें भी विभिन्न आवश्यकताओं को जन्म देती हैं, अर्थात यदि कुछ वस्तुओं की आदत पड़ जाए तो यह उसकी आवश्यकता बन जाती है। इनमें से गजब की तीव्रता होती है। इनकी पूर्ति न होने पर व्यक्ति बड़ा बेचैन रहता है, जैसे चाय है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट आदि। आवश्यकताएं संतुष्ट की जा सकती हैं। आवश्यकताएं जो होती है अनंत होने पर भी उनकी पूर्ति संभव है। आवश्यकता है इच्छा व धन की। प्रत्येक व्यक्ति स्कूटर या कार रख सकता है, कोठी बनवा सकता है। इसके लिए पहले इच्छा या आवश्यकता होनी चाहिए, फिर धन की। सातवां, आवश्यकता में प्रतिस्पर्धा होती है। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अनेक होती हैं, परंतु उसकी पूर्ति के साधन सीमित होते हैं। ऐसी दशा में उनमें प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। जिन आवश्यकताओं में तीव्रता अधिक होती है उनकी पूर्ति वह पहले करता है। जैसे पिकनिक मनाना है, बच्चों की फीस भी देनी है। यदि साधन सीमित है तो वह पहले फीस की आवश्यकता को पूरा करेगा। आठवां, आवश्यकताएं सामाजिक प्रथाओं में फैशन से प्रभावित होती हैं। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, उसकी मौलिक आवश्यकताएं यद्यपि समान होती हैं, परंतु सामाजिक प्रथाओं व फैशन के अनुसार उनमें परिवर्तन भी करना पड़ता है। जैसे विवाह, भोजन व व्यवहार में उपहार देना प्रथा से प्रभावित है। संदूक की अपेक्षा बढ़िया अटैची, दरी में बिस्तर बांधते की अपेक्षा बिस्तर बंद, कलाई के बर्तन की अपेक्षा स्टील के बर्तन फैशन के आधार पर प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। वर्तमान आवश्यकताएं अधिक तीव्र होती हैं। अपने बच्चे के भविष्य की उन्नत बनाने का प्रयत्न करना प्रत्येक परिवार का उद्देश्य होता है, परंतु भविष्य की अपेक्षा वर्तमान आवश्यकताओं में तीव्रता अधिक होती है। अतः पहले वह वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करता है, जैसे विवाह की अपेक्षा वह भोजन वस्त्र की आवश्यकता। 10वां है ज्ञान वृद्धि के साथ आवश्यकताओं में वृद्धि। आज विज्ञान व शिक्षा के प्रसार से व्यक्ति के ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। ज्ञान की वृद्धि के फलस्वरूप व्यक्ति की आवश्यकताओं में भी वृद्धि का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। आज गैस व प्रेशर कुकर के सामने गृहिणी चूल्हा व पतीले का प्रयोग करने में कठिनाई अनुभव करने लगी हैं। छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में कलम की जगह पेन दिखाई पड़ते हैं। परिवार की आवश्यकताओं के प्रकार। आदिमानव का जीवन तथा रहन सहन सादा था तथा उसकी आवश्यकताएं आज की अपेक्षा बहुत कम थी। वैज्ञानिक प्रगति के साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। सामान्यतः मनुष्य की आवश्यकताएं दो प्रकार की होती हैं। पहले है प्राथमिक आवश्यकता, दूसरा है गौण आवश्यकता। प्राथमिक के अंतर्गत दो आती हैं, एक भौतिक और शारीरिक, और गौण आवश्यकता के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आरामदायक व कार्य कुशलता वर्धक आती है। प्राथमिक आवश्यकताएं में भौतिक एवं शारीरिक दोनों आ रही हैं, जिन आवश्यकताओं की पूर्ति मानव जीवन के अस्तित्व के लिए
के लिए आवश्यक होती है वे प्राथमिक आवश्यकताएं कहलाती हैं। इनमें शारीरिक तथा भौतिक दोनों प्रकार की आवश्यकताएं सम्मिलित होती हैं। शारीरिक आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य है, रक्षा है, चिकित्सा, विश्राम व स्वजाति की रक्षा हेतु संतान उत्पत्ति आदि। भौतिक आवश्यकताओं में विशेषकर भोजन, वस्त्र, आवास, जिनके बिना स्वच्छवास, रक्त संचालन, पाचन है तथा मूलभूत मलमूत्र त्याग आदि शरीर की आवश्यक क्रियाएं संभव नहीं हैं। सेकंड है गौण आवश्यकताएं। गौण में आता है मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आरामदायक व कार्य कुशलता वर्धक। ये जीवन के आरामदायक एवं सुखमय बनाने के उद्देश्य से वैज्ञानिक आविष्कारों से संबंधित है। घड़ी और साइकिल आराम एवं कार्य कुशलता में वृद्धि कर सकते हैं। बिजली के पंखे, हीटर, कूलर के आराम व सुख मिलता है। रेडियो, टीवी के मनोरंजन के अतिरिक्त ज्ञान की वृद्धि होती है जो कार्य कुशलता का आधार भी हो सकती है। परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं उन्हें कहा जाता है जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होता है। परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं निम्न हैं। पहला, भोजन। यह सर्वप्रथम पूर्ण की जाने वाली आवश्यकता है। इसके लिए निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। भोजन प्राप्त हो, भोजन संतुलित हो, परिवार के सदस्यों के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य एवं विकास के लिए उचित हो, सदस्यों की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार हो। दूसरा,